किरण नेगी हत्याकांड। साल 2012 में घटित हुई इस घटना कांड ने सबको हैरान करके रख दिया था। कुछ हैवान एक लड़की के साथ नशंस तरीके से पेश आए थे। उसे जानकर हर किसी का खून खौल गया था। उसकी उम्र केवल 19 साल की थी और वो अपने ऑफिस से घर जा रही थी। उसी समय कार में सवार 3 हैवानों ने उसे अपने हवस का शिकार बना लिया। लेकिन क्या अब तक उस लड़की को इंसाफ मिला या कानून की व्यवस्था ने लड़की के परिवार वालों को न्याय के नाम पर केवल झूला झुलाया? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। उत्तराखंड में पैदा हुई किरण नेगी के पिता एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। यह परिवार बहुत ही गरीब परिवार था। किरण के पिता कुंवर सिंह अब काफी बूढ़े हो गए थे, इसलिए घर परिवार की जिम्मेदारी घर की बड़ी बेटी किरण नेगी के कंधों पर आ गई थी। किरण ने पढ़ाई लिखाई के बाद नौकरी की तलाश करना शुरू किया और जल्दी ही दिल्ली में उसे नौकरी भी मिल गई। अब किरण का परिवार काफी खुश हुआ कि अब उसे एक सहारा मिल गया। दिल्ली में मिली नौकरी के आधार पर किरण की फैमिली दिल्ली के झावला इलाके में आकर रहने लगी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों के बादल पर दुख की काली छाया कब कहां से आकर पड़ने लगेगी कहा नहीं जा सकता। यूं तो किरण नेगी घर के बड़े बेटे का फर्ज निभा रही थी। वो अपने घर परिवार को चला रही थी, लेकिन यह उसका दुर्भाग्य था कि वो एक लड़की थी और समाज में बैठे चंद हवस के दरिंदों की नजर में वो केवल उनके लिए काम वासना की पूर्ति का साधन भर थी। ये घटना 9 फरवरी की गुजरती शाम और गहराती रात के बीच घटी, जब अपनी 2 सहेलियों के साथ किरण ऑफिस से अपने घर की तरफ लौट रही थी। किरण की बस उसके घर तक नहीं जाती थी, बल्कि घर से कुछ दूर किरण को उतार दिया करती थी, जहां से पैदल ही वो अपने घर तक जाती थी। आज भी वो बस से उतरकर पैदल ही घर तक जा रही थी। किरण का परिवार बड़ी ही बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन किरण को आने में देर हो रही थी। वो बहुत देर हो गई तो किरण के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए निकले। यहाँ वहां ढूंढने के बाद जब किरण का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को कॉल किया। दिल्ली पुलिस की टीम काफी देर से उनके पास पहुंची, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि दिल्ली पुलिस के पास किरण की तलाश करने या फिर उसके आरोपियों का पीछा करने के लिए कोई वहां भी नहीं था। लेकिन आगे चलकर किरण के बारे में जो कुछ भी सामने आया, उसे देखने के बाद तो उसके माता पिता का कलेजा फट गया। इतना ही नहीं, जिसने भी किरण के बारे में सुना उसकी आंखों से आंसू आ गई। जानकारी के मुताबिक साउथ दिल्ली के द्वारिका में कुतुब विहार के फेज 2 में पहुंचने पर कार सवार कुछ लड़कों ने अपनी लाल कलर की टाटा इंडिका कार में उसे जबरदस्ती बिठाया, उसका अपहरण किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस दौरान विकास रावत नाम के एक व्यक्ति ने जब इन आरोपियों को रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने विकास को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा थी। किरण को कार में बैठाकर वो लड़के हरियाणा की तरफ ले गई। इस बीच इन लड़कों ने जमकर शराब पी और उस अकेली मासूम लड़की के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इतना ही नहीं, इसके बाद इन शैतानों के सिर पर हैवानियत सवार हो गई और उन्होंने किरण के साथ दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। आपको बता दें कि यह मामला दिल्ली की निर्भया केस के पहले का है। जैसे यह घटना सामने आई तो यह मामला दिल्ली के छावला केस के नाम से भी जाना जाने लगा। निर्भया का मामला सामने आने के बाद किरण नेगी को उत्तराखंड की निर्भया के नाम से भी जाना गया। किरण के साथ बलात्कार करने के बाद कार में रखे औजारों से किरण की पिटाई की गई। किरण के प्राइवेट पार्ट के साथ भी काफी दरिंदगी की गई। किरण के प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड को डाल दिया गया। शरीर पर जगह जगह दांत से काटने और नोचे जाने के निशान थे। इसके अलावा शरीर को जगह जगह सिगरेट से जलाया गया। इनके आगे किरण रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन आरोपियों का दिल नहीं पसीजा। किरण को प्यास लगी थी और उसने आरोपियों से पानी मांगा। आरोपियों ने किरण को जिस मटके से पानी पिलाया था, किरण के पानी पी लेने के बाद उसी मटके को किरण के सिर पर दे मारा, जिससे उसे काफी चोट आई। इसके बाद आरोपियों ने उसकी आंख में तेजाब डालकर आंखें ही फोड़ दी। आरोपियों ने किरण के साथ तब तक दरिंदगी की जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। इसके बाद किरण के मृत शरीर को हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रोधई गांव के सरसों के खेत में फेंक दिया गया और वहां से वो लोग चले गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचनाएं समय पर आपके पास पहुंचती रहें। जिन लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया उनमें 26 वर्षीय राहुल, उसका भाई रवि और एक अन्य साथी 22 वर्षीय विनोद शामिल था। अभियुक्तों ने पुलिस के सामने अपने अपराध को कबूल कर लिया। इसके अलावा डीएनए रिपोर्ट और दूसरे सबूतों के बेसिस पर पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में पता लगाया कि अपहरण के 4 दिन बाद आरोपी राहुल उसी इंडिका कार में मौजूद है। उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की तो उसने अपने भाई रवि और विनोद का नाम लिया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि इन तीनों ने मिलकर दिल्ली के कुतुब विहार के पास एक लड़की का अपहरण किया था। उसके बाद उसके साथ जबरदस्ती की और उसकी जान ले ली। इसके बाद उसके शरीर को झज्जर के आगे खेतों में फेंक दिया।
पुलिस ने आरोपियों की कार, उनका मोबाइल फोन जब्त किया। पीड़िता का शव हरियाणा के रेवाड़ी जिले के रोडाई गांव में मिला। शरीर पर बाल के कुछ हिस्से भी मिले। इसके अलावा 2 प्लास्टिक के गिलास, स्नैक्स के खाली पाउच, मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, लाल रंग के प्लास्टिक का एक टुकड़ा भी मिला जो कार के बम्पर का हिस्सा हो सकता था। इसके अलावा पुलिस को पीड़िता के शरीर के पास से एक बटुआ भी मिला। आरोपी की ही निशानदेही पर पीड़िता का मोबाइल फोन और उसके अंदर गारमेंट्स के अलावा पर्सनल जले हुए निजी सामान को भी पुलिस ने बरामद किया। कार में जैक और स्नैपर भी रखा हुआ था। जानकारी के मुताबिक यही वो हथियार थे जिससे पीड़िता को पीटा गया। कार की सीट पर विक्टिम के बाल और स्पर्म भी मिले थे। अपनी जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सेशन कोर्ट में धारा 365, 366, 376, 2G के अलावा 377, 302 और 201, 34 के तहत केस रजिस्टर्ड किया। पुलिस ने आरोपियों को अदालत में पेश किया और अदालत ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। इस मामले में आरोपियों ने ऊपर की अदालत में अपील की, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली। उनकी फांसी की सजा बरकरार रही। इसके बाद सभी आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने जब इस मामले में कंडीशनल एविडेंस को अलग किया तो पाया कि जो भी एविडेंस मौजूद थे वो काफी नहीं थे। अदालत में कोई भी गवाह आरोपियों की पहचान नहीं कर पाया। इतना ही नहीं, आरोप पत्र दाखिल करने से पहले किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा आरोपियों की पहचान परेड भी नहीं की गई थी। पुलिस के जिन कांस्टेबल्स ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, अभियोजन के द्वारा उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई थी। यह बात स्पष्ट नहीं थी कि पुलिस का कौन सा व्यक्ति मृतिका की बॉडी के पास सबसे पहले पहुंचा। अदालत ने आरोपियों के कन्फेशन को एक एविडेंस के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया। मृतिका की ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 10 फरवरी 2011 से 11 फरवरी 2012 के बीच होना पाया गया, जबकि इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि मृत्यु 9 से 10 फरवरी के बीच की रात हो गई थी। अदालत ने डीएनए परीक्षण को एक विश्वसनीय सबूत नहीं माना। इस प्रकार केस की खामियां कहें या फिर पुलिस की गलती का नतीजा, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने उन तमाम लोगों को बहुत बड़ा झटका दिया जो इस बात का भरोसा करके बैठे थे कि अब किरण नेगी को इंसाफ मिल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की थी, जिसमें चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी थी। अदालत ने पुलिस की जांच में कई खामियां पाई और साथ ही कंडीशनल एविडेंस के साथ लिंक न जुड़ने के साथ साथ ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान कई गवाहों को जिरह करने का मौका नहीं दिया गया था। तब से लेकर अब तक किरण के गुनहगार आज भी पकड़े नहीं गए हैं। किरण का परिवार आज भी इंसाफ की राह देख रहा है। निश्चित रूप से इस कहानी में मन को झकझोर कर रख दिया है। आप इस घटना के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।